प्यारे बच्चों, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में जो चीज़ें हमने पढ़ लिया है उसके आगे हम पढ़ेंगे इस बार पार्ट 2 में। पार्ट 1 में जो भी बातें हमने आपको बताई थी उसका थोड़ा सा हम रिवाइज भी करेंगे इसमें पार्ट 2 में, शुरुआत में, कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था और फिर आगे हम उसमें पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप जो हम पढ़ रहे हैं वो NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, और जो CBSE में जो क्वेश्चंस आते हैं वो NCERT के बुक्स के ही क्वेश्चंस को फॉलो किए जाते हैं। NCERT के बुक्स के हर लाइंस के बीच बीच में से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें जो है NCERT के बुक्स को फॉलो करते हुए ही अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए, और उसी को फॉलो करते हुए भी मैं आप लोगों को ये चैप्टर जो है अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप मैं बता रहा हूँ NCERT के बुक्स को फॉलो करते हुए, और इस चैप्टर के हर लाइन को मैं अच्छे से आपको समझाते हुए इस चैप्टर को आगे की तरफ पढ़ा रहा हूँ। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप जो है उसके नेचर क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके अलावा हमने ये भी देखा नेचर के जितने पॉइंट्स हैं उन सभी को हमने एक एक करके फॉलो किया, और उसके बाद डिस्कशन किया हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में भी हमने कुछ डिस्कशन किया, क्या क्या पॉइंट्स इसमें आते हैं, और लास्ट में थोड़ा सा हमने जो है कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में, या उसको साइलेंट कह सकते हैं, साइलेंट होने की कंडीशन में क्या क्या होता है उसके बारे में हमने थोड़ा सा बताया था आपको। आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल्स में करते हुए चलेंगे ताकि हम और अच्छे से समझ जाएं कि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप डीड का क्या महत्व होता है। तो अभी जो हम देख रहे हैं आपके जो स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है कि आप जो है जो भी बातें आप इसमें देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका अपना नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम आज देखने जा रहे हैं कि प्रोविज़न फॉर पार्टनरशिप एक्ट जो है वह क्या क्या इसमें बातें होती हैं, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड में जो कि ओरल और रिटन दोनों होता है। ओरल होने के कंडीशन में पार्टनर्स आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर लेते हैं और बिजनेस को करते रहते हैं, लेकिन उसका वो रिटन में लिखा हुआ रूप नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। जब उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो वो जो है उसके सॉल्यूशन के लिए कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट जो है वो कहता है कि आपका चूँकि पार्टनरशिप डीड जो है, जो आपके बीच का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और रिटन में नहीं है, तो जो हम बताएंगे उसी को आपको फॉलो करना होगा। तो दोनों पार्टनर के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है और फिर उसी को फॉलो करना पड़ता है जो रूल्स कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इन रिटन क्या क्या कंडीशंस को फॉलो करने होंगे। तो इसमें जो है कि हम देख रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो सबसे पहला जो आपका जो कंडीशन है वो है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग में हम क्या देख रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होता है कि जब कोई पार्टनर आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके बिजनेस शुरू करते हैं तो वो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए ही बिजनेस को शुरू करते हैं, और अगर पार्टनरशिप डीड है उनके पास तो वो अपना वो शेयर लिख कर रखेंगे कि हाँ हमारा जो है शेयर दोनों का क्या होना चाहिए।
कोई भी व्यवसाय हम करते हैं तो उसका उद्देश्य प्रॉफिट को शेयर करने के लिए होता है, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए होता है। अगर पार्टनरशिप के अंदर डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए जो रूल है वो है कि जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सभी प्रॉफिट्स को इक्वली बांटेंगे। लेकिन अगर पहले से पार्टनरशिप डीड है, रिटेन में है और हर पार्टनर्स के शेयर्स को स्पष्ट रूप से उसमें लिखा हुआ है तो फिर वो प्रॉफिट्स को उसी रेशियो में बांटेंगे जिस रेशियो में पार्टनरशिप डीड में, रिटेन में लिखा हुआ है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि पार्टनर्स का जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग किस तरह से बांटा जाएगा, तो इस कंडीशन में पार्टनर्स के प्रॉफिट्स को इक्वली बांटा जाएगा। इवन जबकि उनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा या कम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी पार्टनर जो है वो इक्वली कैपिटल को फर्म में लेकर आए हों। हो सकता है कि पार्टनर ए जो है वो 50,000 लाया हो और पार्टनर बी जो 30,000 लाया हो। लेकिन जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो दोनों को इक्वली शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द फर्म। तो इस तरह से हम समझ गए कि जो भी पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग होगा वह इक्वली होगा, चाहे वो कैपिटल कितने भी या किसी भी मात्रा में वो फर्म के अंदर लेकर आए। दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें जो है कैपिटल पे कोई भी पार्टनर इंटरेस्ट के लिए क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास जो पार्टनरशिप डीड है वो रिटेन में नहीं है। तो कोई भी पार्टनर जो है अगर कहता है कि मैंने फर्म को जो भी कैपिटल दिया है उस पे मुझे ब्याज मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और इसके लिए वह झगड़ा करता है पार्टनर्स के साथ कि मैंने ज़्यादा कैपिटल दिया है तुमसे तो मुझे मेरे कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन चूँकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इस मैटर में कुछ भी उसमें लिखा हुआ नहीं है कि उनको पार्टनरशिप को, अगर कोई पार्टनर फर्म को कैपिटल देता है तो उसमें कितना ब्याज मिलना चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर साइलेंट है तो कोई भी पार्टनर अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट लेने के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। तो ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर्स को नहीं मिलेंगे। अब आता है तीसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सेम। ड्राइंग क्या होता है आपको पता है, आपने 11वीं क्लास में पढ़ लिया है। ड्राइंग वो होता है कि जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल खर्चे के लिए पैसा विड्रॉ करता है फर्म से तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है, फर्म का पैसा को घर पर लेके जाता है, अगर सोल प्रोप्राइटर केस में है तो उसको तो अपने फर्म या अपने व्यवसाय के लिए इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पार्टनरशिप में है, 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं और फर्म चला रहे हैं, तो एक पार्टनर फर्म का पैसा घर ले जा रहा है, दूसरा पार्टनर लेके नहीं जा रहा है, तो जो पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म का, तो उसको उस पर ब्याज देना होता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अब क्या होता है कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है कि जब कोई पार्टनर विड्रॉ करता है पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग करता है, तो उस पर कितना ब्याज उसे चार्ज किया जाएगा उसके विड्रॉन पे। अगर इसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो पार्टनर्स को कुछ भी पैसा इंटरेस्ट के रूप में देने की ज़रूरत नहीं है फर्म को ड्राइंग के ऊपर। तो इस तरह से हमने साफ साफ देख लिया
कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप डीड के साइलेंट होने की कंडीशन में किसी भी पार्टनर्स को अपने ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं होता है। फर्म उनसे चार्ज नहीं कर सकता है ड्राइंग पे इंटरेस्ट। अब आते हैं हम चौथा पॉइंट पे, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर, जैसे कि पार्टनर फॉर्म का पैसा अपने घर ले जाता है उसे ड्राइंग कहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर जो है फॉर्म को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो अपने घर से पैसा ला करके वो फॉर्म को दे देता है। क्योंकि इसमें 3-4 पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप के अंदर, तो उनमें से कोई एक पार्टनर या 2 पार्टनर अगर पैसा घर से ला करके फॉर्म को देता है, एडवांस करता है लोन के रूप में, तो वो चाहता है कि उसको उस पैसे पे ब्याज मिले। चूँकि ये उसके घर का पैसा होता है और फॉर्म के अंदर लगाता है, तो इसमें जो है अगर पार्टनरशिप के बीच में झगड़ा हो जाता है कि नहीं हम तुम्हारे जो लोन का पैसा उसे ब्याज नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं है। रूल क्या कहता है, पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई पार्टनर लोन के रूप में पैसा फर्म को उधार देता है तो उसे उस पर 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि अब हमने ऊपर देखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे तो कोई भी चार्ज नहीं होगा पैसा, लेकिन लोन के रूप में अगर वो फर्म को पैसा दिया हुआ है तो उसे उस पर 6% का ब्याज पर एनम मिलेगा। और ये कोर्ट में जाएंगे तो ये कोर्ट ये फैसला उनके पक्ष में देगा जो पार्टनर लोन के रूप में पैसा फर्म को दिया होगा कि वह उस पर 6% का ब्याज ले सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि और सारी चीज़ों पे तो साइलेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे देना नहीं पड़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली हो जाता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% का पर एनम के रेट से पार्टनर्स को अपने लोन पे ब्याज के रूप में मिलता है। अब आता है रिम्यूनरेशन ऑफ फॉर फॉर्म्स वर्क। कोई पार्टनर अगर काम करता है, अगर फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए, व्यवसाय को चलाने के लिए, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसे सैलरी के रूप में मिले पैसा। और कोई पार्टनर जो काम नहीं करता है फॉर्म के लिए, वो घर बैठा हुआ है, तो जो पार्टनर काम कर रहा है वो चाहेगा कि मैं पूरा दिन काम कर रहा हूँ, मुझे सैलरी मिले इसके लिए। लेकिन चूंकि फॉर्म के पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, रिटर्न में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो जो रूल कहता है, प्रोविज़न ये कहता है कि किसी भी पार्टनर को उसके सैलरी लेने का अधिकार नहीं है, कोई भी रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा अगर वो व्यवसाय चला रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पार्टनर्स को कोई भी सैलरी, कमीशन या कुछ किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा जो फर्म के लिए काम कर रहा है तो उसे पैसा नहीं मिलेगा। वो मांगेगा, दूसरे पार्टनर के साथ झगड़ा करेगा, क्वायर करेगा, लेकिन उसे उसका कोई भी सैलरी वगैरह नहीं मिलेगा, चाहे वो अगर एक्टिव पार्टनर हो चाहे पैसिव पार्टनर हो, किसी पार्टनर को फर्म की तरफ से कोई भी सैलरी नहीं मिलेगा उसे काम करने के लिए। तो इस तरह से हमने देखा 5 पॉइंट्स कि हमने 5 पॉइंट्स में साफ साफ देखा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नो, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, और रिम्यूनरेशन के रूप में नो एनी रिम्यूनरेशन विल बी गिवन टू द पार्टनर्स फॉर देयर वर्क। अब आता है इसके अलावा भी 2 पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं जो पार्टनर्स के बारे में बताता है कि अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट अर्न करता है फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, अगर व्यवसाय का किसी भी प्रॉपर्टी को यूज करके या व्यवसाय से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रॉफिट अर्न करता है
उसके नाम को लेकर के या किसी भी प्रकार का, तो उसमें जो प्रॉफिट होगा वह प्रॉफिट जो है वो सबको उसमें मिलने का अधिकार है, सबको उसका पार्ट मिलेगा उसमें, और उस प्रॉफिट को उसे फर्म को पे करना पड़ेगा। फिर सारे लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस प्रॉफिट को। कोई भी व्यक्ति जो पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है वह पार्टनरशिप से अलग नहीं हो सकता है। अगर वह व्यवसाय जो है वो कि प्रॉपर्टी को यूज करके और उससे प्रॉफिट अर्न कर रहा है, अकेला ही क्यों ना कर रहा हो और फर्म से अलग ही क्यों ना कर रहा हो, तो भी उसे जो भी प्रॉफिट होगा उसे फर्म को पे करना होगा। दूसरा कंडीशन है कि पार्टनरशिप बनाने के बाद अगर कोई पार्टनर उसी तरह का व्यवसाय अलग से कर रहा है तो उसमें भी जो प्रॉफिट अर्न करेगा वो, तो उसे भी जो प्रॉफिट अर्न करेगा उसे व्यवसाय को देना पड़ेगा। इन द सेंस कि कोई भी पार्टनर जो है अपने आप को पार्टनरशिप से अलग करके सेम टू सेम मिलता जुलता व्यवसाय सेम नेचर का नहीं कर सकता है। अगर वो करेगा और उससे जो प्रॉफिट अर्न करेगा तो उसे उस प्रॉफिट का हिस्सा सबको देना होगा, वो अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकता है। तो इस तरह से दो पॉइंट्स हमने देखा कि तो जो सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर फर्म का प्रॉपर्टी को यूज करके अगर वो प्रॉफिट अर्न करता है तो उस प्रॉफिट को सब बांटेंगे। दूसरा हम देख रहे हैं कि वो फर्म की प्रॉपर्टी तो यूज नहीं कर रहा है, लेकिन फर्म से रिलेटेड बिजनेस अगर बाहर कहीं कर रहा है फर्म से अलग होकर के, तो उसमें भी अगर उस मिलता जुलता प्रॉपर्टी सेम टू सेम व्यवसाय कर रहा है तो उसमें भी सारे पार्टनर्स का हिस्सा होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या कंडीशंस हो सकता है। अब हम अपने जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसके नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं जिसमें कि बताया जा रहा है कि आपने अब तक क्या पढ़ा और आपके समझ में क्या क्या आया। तो इसमें दे रहा है पहला प्रश्न कि मोहन और श्याम पार्टनर्स है फर्म में। अब बताना ये है कि वे लोग क्लेम कर रहे हैं कि क्या उन्हें इनमें से क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, कब, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो उनको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो हमने तो 5 पॉइंट्स ऊपर देख लिया है हमने, उसके आधार पे हमें इसका आंसर करना है। पहला पॉइंट है कि मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर, ही वांट्स अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर एनम। तो क्या उसे सैलरी मिलेगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट? तो इसका आंसर क्या होगा? पहले का आंसर होगा नो। एक्टिव पार्टनर होते हुए भी उसे कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट, श्याम हैड एडवांस्ड और लोन टू फर्म, ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब श्याम जो है उसने लोन दे रखा है फर्म को अपने घर से ला करके और वो कह रहा है कि मुझे इस पे ब्याज चाहिए 10% पर एनम के हिसाब से। और रूल क्या कहता है? पार्टनरशिप एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि कोई पार्टनर अगर लोन देता है फर्म को तो उस पर उसे 6% पर एनम के रेट से ही ब्याज मिलेगा। तो इसमें भी हम यही देख रहे हैं कि वो 10% क्लेम कर रहा है लेकिन मिलेगा उसे 6% का ही ब्याज मिलेगा, उसे इंटरेस्ट मिलेगा उसके लोन पे पर एनम। तीसरा पॉइंट है मोहन हैज कंट्रीब्यूटेड ₹20,000 एंड श्याम ₹50,000 एज ए कैपिटल। अब इसमें देख रहे हैं कि दोनों में से एक कम दे रहा है और एक ज़्यादा दे रहा है। मोहन वांट्स इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स। मोहन कह रहा है कि भाई हम जो है प्रॉफिट्स को इक्वली बांटेंगे। अब चूंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमें मोहन की बात को मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भाई अगर कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कुछ भी रहा हो लेकिन प्रॉफिट जो होंगे वो इक्वली होंगे। तो इसमें जो है मोहन का क्लेम बिल्कुल सही है कि प्रॉफिट जो हो इक्वली बांटा जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन डजंट इफेक्ट द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, दोनों इक्वली बांटेंगे इसको। मोहन क्लेम बिल्कुल सही है।
चौथा पॉइंट है कि श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट पे जो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है श्याम चाहता है कि मुझे 6% मिले पर एनम के हिसाब से। तो इसमें क्या होगा कि नहीं, चूँकि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा किसी भी पार्टनर को, तो श्याम को भी नहीं मिलेगा। तो श्याम का क्लेम जो है वो पूरा नहीं होगा और उसे जो है उसके कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट विल बी गिवन ऑन कैपिटल। अब आता है दूसरा, कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला है वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मुलेटेड इवन विदाउट अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। क्या पहला कह रहा है कि क्या पार्टनरशिप वैलिड होता है अगर रिटन में एग्रीमेंट नहीं बना हो पार्टनर्स के बीच में? बिल्कुल होता है। हमने पहले ही बताया था कि पार्टनरशिप जो होता है वह रिटन और ओरल एग्रीमेंट हो सकता है। रिटन होने पे उसके बेनिफिट्स होते हैं कि दोनों पार्टनर्स के बीच जो म्यूचुअली होता है उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वे लोग अपने अपने शेयर्स ऑफ प्रॉफिट को डिसाइड कर लेते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट को डिसाइड कर लेते हैं, ड्राइंग पे इंटरेस्ट को चार्ज किस रेट से किया है उसको डिसाइड कर लेते हैं, सैलरी के बारे में डिसाइड कर लेते हैं, लोन पे भी वो डिसाइड कर लेते हैं कि किस रेट से उनको इंटरेस्ट मिलेगा अगर कोई लोन देगा तो। और वो इन चीज़ों के ऊपर अगर रिटन में अपने एग्रीमेंट को नहीं रखते हैं तो उन्हें बहुत सारे चीज़ों के ऊपर जो रूल कहता है जो उनके हिसाब से पूरा नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है रिटन और ओरल दोनों हो सकता है। तो इस तरह से पहला पॉइंट जो है वो ट्रू है, हमारा सही है। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, ईच पार्टनर कैरी ऑन बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स। ये भी हमारा ट्रू है क्योंकि स्पष्ट रूप से उसमें कहा गया है कि या तो सारे पार्टनर मिल करके व्यवसाय चलाएंगे या कोई एक पार्टनर उनके बिहाफ पे व्यवसाय को चला सकता है। जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर एक्टिव हो, एक पार्टनर भी एक्टिव होकर के उनके बिहाफ पे व्यवसाय को चला सकता है। तो ये भी पॉइंट ट्रू है। तीसरे पॉइंट्स में हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50, ये फॉल्स है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 100 हो सकते हैं, क्योंकि कैन भी पूछ रहा है इसमें और अभी हमें पता है कि रूल कहता है कि 100 हो सकते हैं मैक्सिमम, तो ये फॉल्स है। चौथा पॉइंट कह रहा है मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एमॉन्ग द पार्टनर कैनॉट बी पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। नहीं, ये जो है आपको फोर्थ पॉइंट जो कह रहा है कि ये फॉल्स है क्योंकि इसमें साफ साफ कह रहा है कि मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एमॉन्ग द पार्टनर्स कैनॉट बी द पार्ट ऑफ पार्टनरशिप। यस, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अंदर हम अपने डिस्प्यूट के सेटलमेंट के बारे में बता सकते हैं कि वो किस प्रकार से हम अपने डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पार्टनरशिप ये फॉल्स है फोर्थ पॉइंट। तो पहला दूसरा ट्रू है और तीसरा और चौथा फॉल्स है। अब हम आएंगे अगले पॉइंट्स की तरफ जिसके अंदर पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, इफ द डीड इज साइलेंट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर annum वुड बी चार्ज्ड ऑन द ड्राइंग मेड बाय पार्टनर। फॉल्स है क्योंकि हमने देखा था कि अगर साइलेंट रहेगा डीड तो इंटरेस्ट तो कुछ ना तो देना है ना लेना है, तो इसमें चार्ज तो होगा ही नहीं इंटरेस्ट 6% का, तो फॉल्स है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी गिवन एट द 12% पर annum if deed is silent about the rate। तो अगर डीड साइलेंट है रेट के रूप में तो 12% ना दे करके हमें 6% रेट, तो ये भी फॉल्स है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने ऊपर जो पढ़ाई किया उसके अनुसार हमने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो इस तरह से हमारा जो है, अब हम आगे की तरफ देख रहे हैं कि अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो अकाउंटिंग treatment for partnership firm is similar to that of a sole proprietorship business with the exception of the following aspects: maintenance of partners capital account, distribution of profit and loss among the partners,
एडजस्टमेंट फॉर रॉन्ग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ। तो इस तरह से हम जो है आगे की तरफ एक एक करके इन सारे पॉइंट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट्स आगे है मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब पार्टनरशिप के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देख लिया, पार्टनरशिप क्या होता है, नेचर क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम देख रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल को कैसे मेंटेन करते हैं पार्टनरशिप के अंदर। तो पार्टनर्स के कैपिटल का मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, तो दो मेथड से हम जो है पार्टनर्स के कैपिटल को मेंटेन करते हैं, जिसमें पहला है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। दो मेथड से पार्टनर्स के कैपिटल को तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर क्या होता है कि पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है वो रिमेन फिक्स्ड होता है थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पार्टनर जो शुरू में व्यवसाय चलाने के लिए जो कैपिटल लेके आता है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता है थ्रू आउट। अगर वो मान लो एग्जांपल के रूप में हम दे सकते हैं कि 30,000 रुपये अगर वो शुरू में लेकर आया फॉर्म के अंदर, पार्टनर फॉर्म को शुरू करने के लिए एक पार्टनर, तो वो रिमेन पूरे थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल वो 30,000 ही उसके अकाउंट में, कैपिटल के अकाउंट में वो रखा रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। हाँ, चेंज होने का कंडीशन कब है, जब वो एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर लेकर के आता है तो उसमें वो जुड़ जाता है कैपिटल में। हाँ, कैपिटल ही लेकर आएगा तो तभी उसमें वो जुड़ेगा, उसमें चेंज होगा, अदरवाइज रिमेन फिक्स्ड ही रहेगा थ्रू आउट द ईयर। तो इस तरह से, और जो बाकी के जो उसके जो भी चीज़ें होती हैं कैपिटल से रिलेटेड, अब क्या होती है कैपिटल से रिलेटेड, आपने देखा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कि पार्टनर्स के कैपिटल में प्रॉफिट को हम ऐड कर देते थे, लॉस को उसमें से माइनस कर देते थे और ड्राइंग्स को भी उसमें से हम माइनस कर देते थे। तो इस तरह से सारे चेंजेस जो है हम जो है बैलेंस शीट के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप में पार्टनर्स के कैपिटल जो होता था उसी में सारे चेंजेस कर देते थे एक ही जगह पे। वो चीज़ इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि एक बार जो कैपिटल लेकर आया वो पूरे साल थ्रू आउट वही कैपिटल रहता है, और बाकी का जो चेंजेस करना होता है प्रॉफिट से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, या ड्राइंग से रिलेटेड, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, सारी चीज़ें दूसरे अकाउंट में होता है और जिसका नाम है करंट अकाउंट। तो सेपरेट अकाउंट उसके लिए खोला जाता है जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या होता है कि जो भी चेंजेज होता है थ्रू आउट द ईयर, जो भी चीज़ें पार्टनर को मिलता है या पार्टनर को देना होता है फर्म को, सारा चेंज इसी के अंदर होता है। और करेंट अकाउंट जो है वह नॉर्मल तरीके में तो वो लायबिलिटी साइड में आता है, लेकिन कभी कभी यह एसेट साइड में भी करंट अकाउंट शो होता है जब इसका बैलेंस डेबिट होता है, और जब क्रेडिट बैलेंस होता है तो लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। ऑब्वियस सी बात है। तो जब हम इस पे अकाउंटिंग करेंगे अभी तो हम जान लेंगे कि उसमें किस तरह से हम ट्रीट करते हैं इसको। अभी तो थ्योरी के अंदर हमें यही जानना है कि करंट अकाउंट और फिक्स कैपिटल अकाउंट एक साथ खोला जाता है फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर। अब इसमें जैसे कि हम यहाँ पे हम देख ले रहे हैं एक बार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से की गई है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि बैलेंस बीडी, यानी कि यहाँ पे उसकी जो है वो शुरुआत हो रहा है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का, जिसमें कि फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट खोला गया है, इसमें जो
पहले से जो बैलेंस है वो ये है, और कोई एडिशनल अगर कोई कैपिटल लेके आ रहा है तो बाई बैंक कर करके फ्रेश कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वही चेंज इसमें हो पा रहा है। और अगर यह विड्रॉ करता है, अगर ये फायदे में अगर मान लो विड्रॉ करता है अगर ये, तो विड्रॉ की कंडीशन में जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो हम उसमें दिखाते हैं कि उसने इतना विड्रॉ किया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है उसमें जो फ्रेश कैपिटल जब वो पहली बार लेकर आता है बैलेंस बीडी हो जाता है, फिर बाद में जब एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो बाई बैंक से दिखाते हैं, फिर कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है अगर वो बीच में साल के, तो उसको हम बाई टू बैंक करके हम जो है इसमें विड्रॉ कैपिटल को दिखाते हैं, अगर कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है तो इस तरह से पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनता है। इसके साथ साथ जो है एडिशनल जो करेंट अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो पूरे साल जो भी चेंजिंग होता है उसका कैपिटल से रिलेटेड वो इसमें आता है, कि उसमें अगर बैलेंस है कुछ पहले से ओपनिंग बैलेंस के रूप में दिखाते हैं करंट अकाउंट का, उसके अलावा उसको सैलरी जो मिलता है, कमीशन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है उसको हम इसके अंदर लिखते हैं। और इस तरफ अगर डेबिट बैलेंस है पहले से, यानी कि उसमें कमी है पहले से ही, लॉस में है अगर वो, तो डेबिट बैलेंस से शुरू होता है, उसमें ड्राइंग उसका जो घटेगा उससे उसका जो करंट अकाउंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी घटेगा, और लॉस अगर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो लॉस भी इसके अंदर लाया जाएगा करंट अकाउंट के अंदर, और फिर बैलेंस शीट अमाउंट इधर आएगा। बैलेंस शीट इधर आ रहा है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में ज़्यादा है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस शीट होगा जो कि क्रेडिट बैलेंस है, तो लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा कितना इसको देना है। लेकिन ऑलरेडी अगर लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड में अगर ज़्यादा दिखाएगा, लॉस ज़्यादा दिखाया जाएगा करंट अकाउंट का, तो एसेट साइड में जाएगा डेबिट बैलेंस साइड में, तो बैलेंस शीट के अंदर वो एसेट साइड में दिखाया जाएगा डेबिट बैलेंस को, राइट हैंड साइड वाले को, लॉस को अगर कह सकते हैं एक तरह से। तो इस तरह से जो है अब दूसरा जो अकाउंट बनाने का तरीका क्या है वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि एक ही अकाउंट खुलता है इसके अंदर कैपिटल अकाउंट, और इसके अंदर जो है सभी पार्टनर्स के लिए, और जो है इसमें जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं शेयर से लेकर प्रॉफिट से लेकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, सब कुछ डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। और इसमें जो है फ्लक्चुएट करता रहता है पूरे साल टाइम टू टाइम, जब जब जो सैलरी मिल गया उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया हमने, अगर कुछ विड्रॉ करता है तो डेबिट साइड में, बैलेंस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में दिखा दिया हमने। तो इस तरह से जो है हम इसमें तैयार करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही खुलता है इसके अंदर और उसी में सारा काम हो जाता है। बैलेंस बीडी अगर है जिस दिन शुरू किया उसने कैपिटल लाया ओपनिंग कैपिटल के रूप में, फ्रेश कैपिटल अगर लेकर आया तो भी इसी में लिखेंगे, सैलरी भी इसी में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन भी इसी के अंदर लिखेंगे। और अगर कोई लॉस वाला डेबिट बैलेंस है तो इस लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया जाएगा पहले से ही, ड्राइंग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस इसमें आएगा। और सेम चीज़ जिस तरह से उस करंट अकाउंट में दिखाया गया था कि उनका जो भी अगर राइट हैंड साइड ज़्यादा होगा तो वो लायबिलिटी साइड में चला जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, और कैपिटल अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस अगर ज़्यादा होगा तो इसका जो है एसेट साइड्स में जो है वो दिखाया जाएगा डेबिट बैलेंस की तरफ अगर ज़्यादा होगा तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि इनमें फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है। अब फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बीच में डिफरेंस भी देख लेते हैं कि इनमें जो है प्रॉपर डिफरेंस लिखने के लिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में कि फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है लिखने के लिए। तो पहला पॉइंट है जिसको कि बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बोलते हैं। दूसरा फिक्स कैपिटल में क्या होता है बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। तो पहला जो है नंबर ऑफ अकाउंट्स, तो नंबर अकाउंट्स पता है फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दो सेपरेट अकाउंट्स खोले जाते हैं मेंटेन करने के लिए, पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर सिर्फ वन अकाउंट खोले जाते हैं ईच पार्टनर के लिए जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। उसका दूसरा आता है आइटम्स रिलेटेड टू डीड। डीड मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप डीड से है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर जो भी आइटम्स होते हैं उनको फिक्स कैपिटल में
और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में किस तरह से दिखाया जाता है। तो ड्राइंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या चार्जेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर पोस्टेड, कहाँ पे पोस्ट होता है, तो करेंट अकाउंट में, नॉट इन द कैपिटल अकाउंट में। और यहाँ पे क्या होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर, जैसा कि पता है आपको, ऑल एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ETC आर पोस्टेड या ट्रांसफर इन द कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ, क्योंकि इसमें एक ही अकाउंट खुलता है तो सारा का सारा जो है एक ही कैपिटल अकाउंट के अंदर पोस्ट किया जाता है। फिक्स्ड बैलेंस, फिक्स्ड बैलेंस मतलब द कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिमेन अनचेंज्ड अनलेस देयर इज एडिशनल टू द कैपिटल और विड्रॉल ऑफ द कैपिटल, तभी चेंज होगा, अदरवाइज रिमेन द फिक्स्ड होता है इसमें। और इसमें क्या होता है फ्लक्चुएटिंग में कि बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर। उसके बाद क्या आता है क्रेडिट बैलेंस, द कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्योंकि उसमें कोई चेंजिंग होता ही नहीं है तो क्रेडिट बैलेंस हो होता है, जबकि द कैपिटल अकाउंट में समटाइम्स शोज अ डेबिट बैलेंस ऑल्सो, क्योंकि इसमें पूरे साल चेंजिंग होते रहते हैं तो कभी कभी डेबिट बैलेंस भी हो जाता है जो इस टाइम दिखाया जाता है इसको, और ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाया जाता है लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के अंदर, इसलिए ये क्रेडिट बैलेंस के रूप में इसे लिखा जाता है फिक्स कैपिटल के अंदर। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो है फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तैयार होते हैं। तो आज का जो है टॉपिक जो है हमने जो है पार्टनरशिप डीड से शुरू किया और आज हम ख़त्म करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनाए जाते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो इस तरह से जो है आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।